welcome to my channel. Today we'll start with the chapter Indian Economy 1950-1990. Before this, the previous chapter was at the eve of independence. That means before independence, what was the condition of Indian economy. Now we are studying after independence. आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जब ब्रिटिश चले गए, क्योंकि पहले तो ब्रिटिश का गवर्नमेंट था, तब जब ब्रिटिश चले गए हमारी यहाँ पर नई गवर्नमेंट सेटअप होने वाली थी. तो जब नई गवर्नमेंट सेटअप होगी तो उसे हम बोलेंगे न्यू इकोनॉमिक सिस्टम. सो आफ्टर इंडिपेंडेंस द न्यू इकोनॉमिक सिस्टम वाज सेट अप. For that, to setting up a new economic system, new economic planning was done, right? You have to, अगर आपको कोई सिस्टम बनाना है, कोई रूल्स बनाने हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी? प्लानिंग करनी पड़ेगी. तो नई इकोनॉमिक प्लानिंग करनी पड़ेगी. इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है? अगर हम पूरे देश की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम क्या सेट कर रहे हैं? ग्रोथ सेट करनी है, हमें गोल्स बनाने पड़ेंगे कि जो हमें अचीव होते रहे. तो सेंट्रल अथॉरिटी डिफाइंस द सेट ऑफ गोल्स. व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल अथॉरिटी? एट दैट टाइम, उस समय सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट थी वो कहलाती थी प्लानिंग कमीशन. क्या कहलाती थी? वो कहलाती थी प्लानिंग कमीशन. एट दैट पीरियड, उस समय क्या कहलाते थे? प्लानिंग कमीशन कहलाते हैं. एट प्रेजेंट सारी जो प्लानिंग की जाती है, प्रेजेंट में जो प्लानिंग हो रही है वो किसके अंडर होती है? नीति आयोग के. सो प्रेजेंट में जो प्लानिंग हो रही है वो किसके अंदर हो रही है? नीति आयोग के अंदर. जो पास्ट में, जब इंडिपेंडेंस के बाद में जो पहली प्लानिंग की गई थी, नया इकोनॉमिक सिस्टम सेटअप किया गया था, तो सेंट्रल अथॉरिटी को हम क्या बोलते थे? प्लानिंग कमीशन. जो फर्स्ट प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था तो कब हुआ था? 1915. फर्स्ट प्लानिंग कमीशन कौन से ईयर में था? 1950 में, जिस समय हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाए. राइट. सो इकोनॉमिक प्लानिंग टू स्टार्ट विद, सेंट्रल अथॉरिटी डिफाइंस द सेट ऑफ गोल्स. गोल्स प्लान करने पड़ते हैं, हमें हमारे गोल सेट करने पड़ते हैं टू अचीव दैट विद इन द पर्टिकुलर टाइम. और वो जो गोल्स होते हैं वो कुछ समय के लिए होते हैं. वो गोल्स पूरे हो जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं? नए गोल्स बनाते हैं, उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं. तो जो गोल्स होते हैं वो कुछ समय के लिए होते हैं. इसलिए यहाँ पे लिखा है सेंट्रल अथॉरिटी डिफाइंस द सेट ऑफ गोल्स टू बी अचीव for within the particular time. Now we'll come to the types of economy. हमने प्लानिंग करनी है वो तो समझ ली, राइट? इकोनॉमिक सिस्टम में प्लानिंग चाहिए, प्लानिंग के लिए गोल्स चाहिए. अब गोल्स को अचीव करने के लिए मुझे पहले ये सेट करना पड़ेगा कि मेरे देश में किस तरह की इकोनॉमी मोर कंफर्टेबल रहेगी, राइट? तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हम पढ़ते हैं. पहला जो टाइप है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन एम जो होता है, मैंने ये पॉइंट्स लिख दिए तो उससे तुमको क्या हो जाएगा? मीनिंग इजीली समझ में आ जाएगा. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फर्स्ट एम वाज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. कैपिटल में क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो एम होता है वो क्या कमाना है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट. सेकेंड, गवर्नमेंट इंटरफियरेंस नहीं थी. अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो गवर्नमेंट वहाँ पर कुछ भी केसेस में, चाहे आप कुछ भी बना रहे हो, कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो, मार्केट में सप्लाई कर रहे हो, गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस नहीं होता है. फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. दिस इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. मतलब जैसे आपने प्रोडक्ट मांग रहे हो उसके अकॉर्डिंग वो मार्केट में सप्लाई हो रहा है, right? So this are the main meaning, or which I have converted into points to understand the meaning of capitalistic. Now we'll come to socialistic. Socialistic का मतलब एम क्या है?
वेलफेयर। सारी जो पॉलिसीज बनेगी वो सब गवर्नमेंट बनाएगी। मेन जो रोल यहाँ प्ले कर रहा है वो कौन प्ले कर रहा है? गवर्नमेंट अथॉरिटी और सेंट्रल अथॉरिटी। सोशलिस्टिक में जो भी प्लानिंग होगी वो कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूसर क्या किस क्वालिटी का प्रोडक्ट्स बनाएगा, ये सारे डिसीजंस जो थे वो कौन लेता था? गवर्नमेंट लेते थे। ऑल द डिसीजंस वर टेकन बाय द गवर्नमेंट। सो व्हाट वर द डिसीजन? मतलब उस समय ये पॉइंट जैसे मैंने लिखा है कि सारे डिसीजंस गवर्नमेंट लेती थी। तो किस तरह से, अगर प्रोडक्शन में हम डिसीजंस की बात करें तो हाउ टू प्रोड्यूस, फर्स्ट विल बी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये चार का डिसीजन लिया। अगर कैपिटलिस्ट है तो ये सारे डिसीजन कौन ले रहा था? प्रोड्यूसर ले रहा था। अगर सोशलिस्टिक है तो सारे डिसीजन कौन लेगा? गवर्नमेंट अथॉरिटी लेगा। गवर्नमेंट हमेशा वेलफेयर का सोचती है, यानी पब्लिक के लिए जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो उससे नुकसान नहीं होना चाहिए। जबकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सिर्फ मेरा एम क्या रहेगा? प्रॉफिट कमाना रहेगा। मैं ये नहीं सोचूंगी कि मैंने जो प्रोडक्ट्स बनाया उससे कंज्यूमर को, जो लेने वाले हैं, जो बायर्स हैं, उन्हें फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट विल कम टू द मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सोशलिस्टिक एज वेल एज कैपिटलिस्ट, दोनों मिक्स चल रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी कहेंगे। सो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्टिक इकोनॉमी इज कॉल्ड एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। और ये इकोनॉमी जो है वो कहाँ चल रही है? इंडिया में जो इकोनॉमी चल रही है वो मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाती है। इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी इसलिए चल रही है, दैट मीन्स अगर मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो कुछ डिसीजन जो होता है वो प्रोड्यूसर के ऊपर छोड़ दिया जाता है और कुछ डिसीजन जो होता है वो गवर्नमेंट लेती है। यानी गवर्नमेंट जो भी प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्ट्स बना रहा है उसकी क्या डिसाइड कर देती है? मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट डिसाइड कर देती है। मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप है ना एक कंज्यूमर गुड्स को बेच रहे हो। कंज्यूमर गुड्स में जैसे आप कपड़ों का बिजनेस कर रहे हो, क्लॉथ का बिजनेस कर रहे हो, तो वहाँ पर टैक्स सिस्टम बहुत कम है। आपको उस दुकान के लिए शायद बहुत कम टैक्स पे करना पड़ता है। अगर उसी जगह पर आप वाइन शॉप खोलना चाहते हो, अल्कोहल शॉप खोलना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसका परमिशन लेना ज़रूरी है। उसके लिए आपको हाई टैक्स पे करना पड़ेगा। सारी जो प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, जो सारी गवर्नमेंट प्रॉपरली चेक करेगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट प्रोड्यूसर के बिजनेस में इंटरफेयर करता है। इसीलिए कहा जाता है हमारे देश की कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। कुछ डिसीजन प्रोड्यूसर अपने हिसाब से ले सकता है और कुछ लिमिटेशन गवर्नमेंट ने रख रखी है। इसीलिए दिस इज द नाउ स्टूडेंट्स विल टॉक अबाउट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द इकोनॉमी। फर्स्ट विल टॉक अबाउट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मेरिट्स सेल्फ इंटरेस्ट। और सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब अगर मेरा बिजनेस है तो मैं चाहूँगी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, तो उसके लिए मैं हर किस तरह का प्रोडक्ट बन रहा है, क्या क्वालिटी यूज़ हो रही है, मैं हर चीज़ पे ध्यान दूंगी। एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रहेगी क्योंकि मेरा बिजनेस है, मुझे प्रॉफिट कमाना है। उससे क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, प्रॉफिट मेरा होगा, मेरा प्रॉफिट इसी तरह से इतने बहुत सारे प्रोड्यूसर है तो सबको प्रॉफिट मिलेगा, तो क्या आने वाला है? इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। Now कैपिटलिस्ट में मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट्स, इट इग्नोर्स द सोशल इंटरेस्ट। मैं मेरे प्रॉफिट के बारे में सोच रही हूँ तो मैं उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाकर कंज्यूमर्स को दे। अब मैं ये जानती हूँ कि जो प्रोडक्ट मैं दे रही हूँ शायद वो कंज्यूमर के लिए नुकसान वाला भी हो सकता है, पर फिर भी कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं, मैं उसे दे रही हूँ क्योंकि मुझे प्रॉफिट कमाना है। तो यहाँ पर सोशल इंटरेस्ट, गवर्नमेंट होती तो मुझ पर रिस्ट्रिक्शन लगाती, पर यहाँ पे तो गवर्नमेंट है ही नहीं, इसलिए सोशल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं होता है, देखा नहीं जाता है।
पुअर सेक्शन सफर्स। यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो बहुत पैसे महंगे होंगे, जो ज़्यादा लोग कौन से रिच पीपल खरीदेंगे, और जो पुअर सेक्शन के लिए, जहाँ पे अगर गवर्नमेंट होती तो वो पुअर सेक्शन के लिए सोचती, पर यहाँ पर गवर्नमेंट है ही नहीं, कोई इंटरफियरेंस ही नहीं, तो इसीलिए सफर कौन करता है, पुअर सेक्शन करता है। Now we'll come to socialistic economy. Socialistic economy में merits होता है social equality. Equality सारी सब बराबर है, ना रिच ना पुअर, सबको एक जैसा मानना है, सबके लिए एक जैसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि रिच वालों के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स और पुअर वालों के लिए सबको एक ही जैसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। दैट इज कॉल्ड एज सोशल इक्वालिटी। ग्रोथ विथ जस्टिस। अगर मैं सबको एक जैसा मान रही हूँ तो इसका मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मैं पार्शियलिटी नहीं करती। तो मेरे बिजनेस में या इंडियन जो भी इकोनॉमी है उसमें ग्रोथ आ रही है विथ जस्टिस। व्हाट आर द डीमेरिट्स? अगर गवर्नमेंट जैसा कह रही है वैसा मुझे करना है तो मैं मेरा दिमाग तो चलाऊंगी, मैं जैसा जो गवर्नमेंट मुझे बोल रही है कि ये प्रोडक्ट बनाकर कंज्यूमर को देना मैं वो दूंगी, तो एफिशिएंसी नहीं रहेगी इतनी, क्योंकि उसमें मेरे को मेरा फायदा नहीं हो रहा, मैं प्रॉफिट नहीं कमा पा रही, क्योंकि हमने कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था वेलफेयर ओरिएंटेड होता है, तो यहाँ पे मेरा कोई फायदा नहीं, तो शायद लैक ऑफ इंटरेस्ट हो मेरा। करेक्ट। दूसरा पॉइंट, कंज्यूमर के पास वैरायटी नहीं होगी, चॉइस नहीं होगा। अगर मुझे मेरे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, प्रॉफिट कमाना है, तो अलग अलग चॉइसेस हम कंज्यूमर को देते हैं, बट जैसा गवर्नमेंट ने कहा वैसा ही प्रोडक्ट बनाना है, तो गवर्नमेंट ने जो बोला है वही बनाना है, तो चॉइस तो मिलने वाली है नहीं कंज्यूमर को, इसलिए चॉइस नहीं होती है। चॉइस नहीं होती है तो कंज्यूमर सॉवरेनिटी नहीं रहती है। सॉवरेनिटी का मतलब होता है कंज्यूमर जैसा मांग रहा है वैसा प्रोडक्ट मिलना जरूरी नहीं है, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है वही प्रोडक्ट उन्हें मिलेगा। नाउ विल कम टू मिक्स्ड इकोनॉमी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हमारे इंडिया में है। फर्स्ट इज कंज्यूमर सॉवरेनिटी। अगर मिक्सचर ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्टिक है तो इसका मतलब कैपिटलिस्ट में क्या होता है, डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड कर रहा है, तो कंज्यूमर सॉवरेनिटी रहेगी, जैसा कंज्यूमर चाहेगा वैसा प्रोड्यूसर उसे प्रोडक्ट बना के देगा। क्यों? रीजन क्या है, उसको प्रॉफिट कमाना है, तो कंज्यूमर सॉवरेनिटी रहती है, चॉइस मिलती है, चॉइस के साथ साथ में क्या चीज रहती है, वेलफेयर रहती है। अगर खराब चीज बना रहे हो तो गवर्नमेंट उसे मार्केट में लाने ही नहीं देगा, तो आपके पास वो सारी वैरायटी मिल रही है, चॉइस मिल रही है, किसके साथ, सिक्योरिटी के साथ। सो चॉइस एज वेल एज वेलफेयर होता है। सेल्फ इंटरेस्ट ब्रिंगिंग ग्रोथ, दोनों चीजें। सेल्फ इंटरेस्ट भी आपका प्रोटेक्टेड है, क्यों, आप प्रॉफिट भी कमा सकते हो इसमें, और इसी से हम क्या लाने वाले, बिजनेस में ग्रोथ लाने वाले। द नेक्स्ट इज डीमेरिट्स, इनएफिशिएंसी, करप्शन, लैक ऑफ इंटरेस्ट, ये रहेगा। अगर प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों साथ चलेंगे तो फॉर एग्जांपल अगर कोई गवर्नमेंट आप कंपनीज में काम करते हो तो क्या होता है, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको देखने वाला कोई नहीं होता है, तो इनएफिशिएंसी रहती है, काम ढंग से नहीं होता है, हमारा इंटरेस्ट नहीं लगता है, हमें पैसे आ रहे हैं तो हम उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो ये चीजें रहेगी, डीमेरिट्स यहाँ पर रहेगा इसमें mixed economy. So these are the merits and demerits of the various economy which you have to study. You can take the screenshot of this. Next topic is economic planning. जो economic planning हमने की है वो economic planning हम दो तरह से करते हैं। 5-year plan जो बनाते हैं या 5-year goals जो बनते हैं उन्हें हम कहते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स, यानी कि 5 साल में गवर्नमेंट चेंज करती है, तो जैसे नई गवर्नमेंट आती है तो वो नई प्लानिंग करती है, तो जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होती है, 5-year प्लान, और जो एनुअल प्लानिंग होती है, ईयरली प्लान। अब मैं वो पूरा एक गोल सेट कर चुकी हूँ और उस गोल को अचीव करने के लिए मैं हर साल थोड़ा थोड़ा स्टेप ले रही हूँ ताकि मैं उस पर पहुँच जाऊँ, तो वो जो थोड़ा थोड़ा साल भर जो स्टेप लेती हूँ दैट इज कॉल्ड एज एनुअल गोल और एनुअल प्लानिंग। शॉर्ट टर्म गोल्स भी कहा जाता है उसे।
ठीक है. सो लॉन्ग टर्म गोल 5-year plan, short term goal is called as a annual plan. Now we'll discuss over here the 5-year plan or long term objectives you can say, or long term goals you can say. So what are the objectives of long term? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो इट. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, स्टूडेंट्स आता है ये, सो आप इसमें क्लियर रहें. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ 5-year प्लान और लॉन्ग टर्म गोल, फर्स्ट इज ग्रोथ. ग्रोथ का मतलब क्या, किसमें ग्रोथ? इंक्रीजिंग जीडीपी. इंक्रीजिंग जीडीपी, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए, हमारा गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में बढ़ना चाहिए, हर साल एक कंसिस्टेंट ग्रोथ आनी चाहिए इंडियन इकोनॉमी में. उसे हम क्या कहेंगे कि पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या, ग्रोथ है. अब जब हमारा इंक्रीमेंट आ रहा है, ग्रोथ आ रही है प्रोडक्शन में, तो वो हमेशा लिंक्ड होती है विद द पॉपुलेशन. ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है उसके साथ साथ में पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, दोनों बराबर बढ़ रहे हैं. तो उससे क्या होगा, अगर दोनों बराबर बढ़ रहे हैं तो हम हमारी पॉपुलेशन को प्रोडक्शन से जो सामान बन रहा है वो सेट दे पा रहे हैं. उसके अलावा हम ज़्यादा नहीं प्रोडक्शन कर रहे हैं जिससे हम फायदा कमा सके या हमारे बिजनेस में ग्रोथ आ सके, इंडिया में डेवलपमेंट हो सके. सो यहाँ पर ग्रोथ पॉपुलेशन से भी रिलेटेड है. वो ये कहना चाह रहा है कि हमारी पॉपुलेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जितना जितना जीडीपी बढ़ता जा रहा है पॉपुलेशन भी उतनी उतनी बढ़ती जा रही है, तो हम हमारी पॉपुलेशन को ही सेटिस्फाई कर पाएंगे, हम कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे. जिससे एक्सपोर्ट करेंगे तो ही इंडियन डेवलपमेंट या इंडियन ग्रोथ होगी. सो इंक्रीजिंग जीडीपी, दैट इज द लेवल ऑफ आउटपुट शुड बी इंक्रीज. ये इसका हाईलाइट पॉइंट है, की पॉइंट है ग्रोथ का. साथ साथ में पर कैपिटा इनकम शुड आल्सो इंक्रीज. पर कैपिटा इनकम शुड आल्सो इंक्रीज. मैं भी कह रही हूँ कि लोगों की इनकम भी बढ़नी चाहिए. अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है और वो सिर्फ हमारे घर की पॉपुलेशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है तो हमने क्या कमाया, बस उतना ही कमाया जितना हम हमारे फैमिली को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, हमारी इंडियन पॉपुलेशन को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं. इसीलिए जरूरी है कि थोड़ा सा ज्यादा बनाए ताकि हम वो ज़्यादा जो पार्ट है उससे क्या कमा सके, प्रॉफिट कमाए. तो प्रॉफिट कमाएंगे तभी तो हमारे इंडियन ग्रोथ आने वाली, इंडियन डेवलपमेंट होने वाला. द नेक्स्ट पॉइंट इज फुल एम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट, 100% एम्प्लॉयमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जितनी भी वर्किंग पॉपुलेशन है जो काम करना चाहती है, जिनकी काम करने की इच्छा है, उन सबके पास काम होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड व्हाट, फुल एम्प्लॉयमेंट और 100% एम्प्लॉयमेंट. सब लोगों को काम मिलना चाहिए जिनको काम करना है, जो वर्किंग एज में आ रहे हैं और जिनकी इच्छा है काम करने की, उसे कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट. तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, तो फुल एम्प्लॉयमेंट भी, अच्छा एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिलेगी और फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन आएगी. इक्विटी, इक्विटी का मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन द, और लेस डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर. बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए रिच एंड पुअर में. हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है वो सबकी सब सेटिस्फाइड होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बिजनेस मिल रहा है वो सबका सब रिच पीपल को ही मिल रहा है पर पुअर पीपल के पास कुछ भी नहीं है, उनके लिए खाने की भी प्रॉब्लम है. तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. जब ये चीज़ नहीं होगी तब हम क्या अचीव कर चुके होंगे, इक्विटी अचीव कर चुके होंगे. अगर डिफरेंस क्या है, रिच और पुअर में कम हो जाता है. तो मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन का मतलब है प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए. हमारे देश में सब फैसिलिटी अच्छे से मिलनी चाहिए, हॉस्पिटल्स अच्छे होने चाहिए, स्कूल्स अच्छे होने चाहिए, यूनिवर्सिटीज अच्छी होनी चाहिए, रोड फैसिलिटी जिससे हमारा बिजनेस बढ़ सकता है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए. इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, हम जो बिजनेसेस करते हैं, हम जो इंडिया में ग्रोथ लाएं, वो किसकी बदौलत लाने चाहिए. न्यू टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए
नई नई आइडियाज होनी चाहिए, इनोवेटिव आइडिया होनी चाहिए। इनोवेटिव का मतलब नई आइडियाज होनी चाहिए जिससे क्वालिटी भी इंप्रूव हो सके और ग्रोथ फास्ट है। दैट इज कॉल्ड एज अ मॉडर्नाइजेशन। सेल्फ सफिशिएंट हम लोग लेस से लेस इंपोर्ट करें। हमें इंपोर्ट करना ही नहीं है, मतलब हम दूसरे कंट्री से पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। दूसरे कंट्री से सामान हमें नहीं इंपोर्ट करना है, उसे हम कहते हैं सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ सफिशिएंट मेरे पास जो भी है मैं उसमें खुश हूँ, मुझे किसी और से किसी और कंट्री से कुछ नहीं मंगवाना पड़ रहा है, तब मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी? सेल्फ सफिशिएंट। So these are the main objectives of long-term goals: growth, full employment, modernization, equity, self-sufficient. So thank you, students.